हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज का टॉपिक आदर्श और अनादर्श बिलियन। आदर्श बिलियन, अनादर्श बिलियन, ये दोनों बिलियन के प्रकार किस नियम पर आधारित है जो नहीं पालन करेंगे। तो राउल्ट के नियम को आप अच्छे से समझ चुके हैं। इसी पर आधारित यदि बिलियन नियम को पालन करेगा तो आदर्श, नहीं पालन करेगा अनादर्श। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये दो बिलियनों को अच्छे से समझते हैं। तो पहला है आदर्श बिलियन, ठीक है, आदर्श बिलियन, और दूसरा अनादर्श बिलियन, ठीक है। इसको इंग्लिश या केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, और इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब क्या कैरेक्टर है इनके कि हम कैसे जान पाएँ? तो विशेषताएं तो तीन हैं जो आपको बहुत आसानी से याद है, और ये कभी कभी बोर्ड में पूछ भी लेता है। बहुत आसान है इसलिए पूछ लेता है। इसके एग्जाम्पल को आपको थोड़ा सा मतलब याद करने वाला चीज़ है, क्योंकि आप जब बिलियन बनाओगे तब ना उसको आप समझ पाओगे। तो उसको एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा ध्यान से मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, एक तरह से कह लीजिए। तो चलिए इसकी विशेषताएं के बारे में बात करते हैं और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला अंतर क्या है कि ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट नियम का पालन करने वाले करता है या करने वाले बिलियन राउल्ट आदर्श बिलियन होते हैं, ठीक है। वो बिलियन जो सभी सांद्रता पर, सभी दशाओं में राउल्ट नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श बिलियन कहते हैं। और ये जो बिलियन होगा अनादर्श वाला, वो पालन नहीं करेगा, पालन नहीं करता है। किसका? कौन सा नियम का? राउल्ट नियम का, ठीक है, सीधा सीधा। दूसरा विशेषता ये है कि ये डेल्टा वी मिक्सिंग यानी आयतन परिवर्तन आदर्श बिलियन के लिए शून्य होता है। क्या होता है? शून्य, यानी परिवर्तन जीरो होता है। क्या मीनिंग है बताते हैं। इसके लिए क्या है? डेल्टा वी मिक्सिंग, इसके लिए शून्य नहीं रहेगा, कुछ न कुछ अंतर आ जाएगा। मतलब समझिए, मतलब ये है कि आपने एक अवयव लिया है, मान लीजिए आपने ले लिया है C2H5 क्लोरो इथेन, ठीक है, या आप टालुइन ले लीजिए, चाहे दोनों ही द्रव ले लेते हैं, टालुइन, ठीक है। बेंजीन में CH3 लगा है, ये है टालुइन। कितना ml है? ये मान लीजिए 10 ml ले लिए हैं एक बीकर में, ठीक है, और दूसरे बीकर में ले लिए हैं बेंजीन। क्या ले लिए हैं? बेंजीन, ये भी 10 ml ले लिए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बीकर में, बीकर A है और बीकर B है। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए? मिला दीजिए, तो एक बिलियन बन जाएगा। और बिलियन कैसा है? समांगी होगा तभी तो बिलियन कहेंगे। अब इसमें मिलाने से पहले दोनों का आयतन जोड़ लीजिए। 10 ml ये है, 10 ml ये है, टोटल कितना है? 20 ml है। टोटल कितना है? 20 ml है। लेकिन मिलाने के बाद यदि ये 20 ml हुआ तो आयतन परिवर्तन कितना हुआ? कुछ हुआ क्या? तो कैसे निकालते हैं? अंतिम में से प्रारंभिक घटा लीजिए, अंतिम माइनस प्रारंभिक आयतन, तो ये क्या निकलेगा? डेल्टा वी निकल जाएगा। तो अंतिम कितना है? 20 ml। प्रारंभिक कितना है? दोनों को मिलाकर जोड़कर बात करेंगे, 20 ml। तो 20 ml में से 20 ml निकल गया, कितना आया? 0। यानी आयतन परिवर्तन जब आदर्श बिलियन बना तो उसमें आयतन परिवर्तन कितना आया? शून्य आया, कोई अंतर नहीं आया। यानी ये आदर्श बिलियन है। इन दोनों का अवयवों का मिश्रण से जो बना बिलियन रहेगा वो क्या है? आदर्श रहेगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो आदर्श के लिए शून्य आएगा और अनादर्श के लिए शून्य नहीं आएगा, या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा, यानी शून्य के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे अभी बात करेंगे उदाहरण में, पानी, एथिल अल्कोहल ले लीजिए, पानी, नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, पानी, HCl ले लीजिए, पानी, कुछ और भी ले सकते हैं। तो ये आदर्श बिलियन का उदाहरण नहीं है। हालांकि कोई भी आदर्श नहीं है, कोई भी आदर्श नहीं है। हाँ, आदर्श के कितना करीब है उसको हम आदर्श के जैसा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आदर्श के बहुत करीब है बेंजीन और टालुइन का मिश्रण, इसलिए आदर्श बिलियन का उदाहरण में हमने लिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एंथैल्पी परिवर्तन।
एंथैल्पी परिवर्तन। तो चलिए मान लेते हैं तीसरा अंतर ये है डेल्टा एच मिक्सिंग, इसके लिए कितना आएगा 0, यानी सेम। आदर्श विलयन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान कितना है 0 होता है, जबकि अनादर्श के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगा 0 से बराबर नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है? एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी आप जानते होंगे ना कि स्थिर दाब पर जो ऊष्मा होती है वो एंथैल्पी होती है। किसी सिस्टम में स्थिर दाब पर जो ऊष्मा निहित होती है, तो ऊष्मा का मतलब एनर्जी है। तो एनर्जी को समझाने के पर्पज से मैं उसको टेम्परेचर यानी तापमान के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए जो बेंजीन है, टॉलुइन है, अभी हमने टॉलुइन लिया था, अब इसको आयतन की जगह पर हम इसका तापमान ले रहे हैं। तापमान इसका कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है। बिफोर मिक्सिंग यानी मिलाने से पहले टॉलुइन का जो तापमान है 25 डिग्री है मान लेते हैं, और बेंजीन का भी जो तापमान है वो कितना है T 25 डिग्री है। तो क्या इन दोनों को मिलाने से एक विलयन जो बना है, बेंजीन और टॉलुइन का विलयन बना है, उसका टेम्परेचर 25 रहेगा या उससे अलग हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं? तो 25 रहेगा तो मतलब न टेम्परेचर घटा है न टेम्परेचर बढ़ा है। जो टेम्परेचर मिलाने से पहले विलय और विलायक दोनों का था वही विलयन में विलयन का टेम्परेचर है, यानी ताप परिवर्तन नहीं हुआ। तो मैं ताप परिवर्तन से आपको ऊष्मा परिवर्तन की बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऊष्मा परिवर्तन यानी एंथैल्पी परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब नहीं हुआ है यानी 0 है, जैसे अभी फाइनल टेम्परेचर कितना है 25 और प्रारंभिक कितना है, फाइनल है 25 डिग्री, और प्रारंभिक कितना था, दोनों का टेम्परेचर सेम था, ठीक है, वो भी क्या है 25 डिग्री। तो दोनों में परिवर्तन कितना आया 0 का। तो यहाँ क्या है H, डेल्टा H और मिक्सिंग मिलाने के बाद कोई तापमान घटा नहीं, कोई तापमान वृद्धि नहीं हुई, कोई तापमान में घटौती नहीं हुई, ये टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो एंथैल्पी में चेंज नहीं हुआ। एंथैल्पी में चेंज नहीं हुआ तो आदर्श के लिए क्या आया 0 आया, और अनादर्श है तो या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या तो टेम्परेचर घट जाएगा, यानी ऊष्मा शोषी होगा तो घट जाएगा, ऊष्मा क्षेपी होगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऋणात्मक या धनात्मक आएगा तो ये अनादर्श होगा, यदि 0 आएगा तो आदर्श होगा। ये हो गया 3 अंतर। अब चौथा अंतर आपको मैंने बोला याद रखने वाली चीज़ उदाहरण। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है आदर्श का, ये है टॉलुइन, क्या है टॉलुइन, और ये है बेंजीन। इसी तरह से और भी बहुत सारे आइडियल सॉल्यूशन के उदाहरण होंगे और नॉन आइडियल के बहुत सारे उदाहरण होंगे, तो उसको आपको क्या करना है याद रखना है। तो ये हो गया भाई टॉलुइन और बेंजीन का मिश्रण, एक कम्बिनेशन हो गया। दूसरा आदर्श के लिए बता रहा हूँ अभी। दूसरा है C2H5Cl प्लस C2H5Br, ये ब्रोमोइथेन, ये है क्लोरोइथेन। इन दोनों को मिलाने से जो विलयन बनेगा वो आदर्श विलयन होगा। इसके अलावा हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C17H16, यानी नॉर्मल हेप्टेन नॉर्मल हेक्सेन दोनों का मिश्रण आदर्श विलयन होगा। इसी तरह से और भी उदाहरण हो सकते हैं आदर्श के लिए। अनादर्श में तो बहुत सारे उदाहरण हैं। ये चौथा अंतर हो गया उदाहरण के लिए। उदाहरण में इसके लिए आप याद रखेंगे, पानी के साथ मिला दीजिए नाइट्रिक एसिड, पानी के साथ मिला दीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पानी के साथ मिला लीजिए एथिल अल्कोहल, पानी के साथ मिला लीजिए कोई और एसिड H2SO4। ये सब अनादर्श के उदाहरण हैं। इसके अलावा जो बहुत फेमस उदाहरण होता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और CH3COCH3 यानी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण क्या होता है अनादर्श विलयन का उदाहरण है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। हालांकि ये ऋणात्मक जो डेविएशन है आदर्श विचलन से ऋणात्मक विचलन, उसके लिए उदाहरण पूछता है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं उदाहरण की। तो पहला है राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 के बराबर नहीं होता है। डेल्टा एच यहाँ साथ में लिखें, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 के बराबर, यहाँ डेल्टा एच मिक्सिंग 0 के बराबर नहीं। चौथा में उदाहरण लिख लीजिए, टॉलुइन बेंजीन, एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड, एन हेक्सेन
एन हेप्टेन। इन दोनों ये 3 उदाहरण हो गए आदर्श के। इसके अलावा पानी के साथ नाइट्रिक एसिड, HCl, एथेनॉल, H2SO4 या क्लोरोफॉर्म एसीटोन का मिश्रण, ये अनादर्श विलयन के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने सीखा आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे फिर बात करते हैं कि आदर्श विलयन बनता क्यों नहीं है, यानी आदर्श विलयन से विचलन क्यों प्रदर्शित करते हैं। कोई आदर्श विलयन नहीं बना तो क्यों नहीं बना, उसका कारण समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद विचलन, आदर्श विलयन से विचलन क्यों होता है और कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। आदर्श विलयन से विचलन क्यों होता है, क्या उसका कारण हो सकता है, तो उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर हम बात करें, आणविक लेवल पर, तो मान लीजिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आदर्श विलयन से विचलन क्यों होता है, उसका एक्सप्लेनेशन समझने जा रहे हैं। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो क्यों होता है उसका कारण समझने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। और कितने प्रकार से विचलन होता है, तो 2 प्रकार विचलन होता है, ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन। तो पहले कारण समझते हैं विचलन क्यों होता है। तो देखिए, ये मान लीजिए विलेय है, विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाता है, विलायक विलयन। ठीक है, तो ये विलेय है, तो विलेय को हम मान रहे हैं कि कोई अवयव है जो ए है और उसकी आपसी जो तालमेल है, उसका जो बॉन्डिंग है, उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं कि ए विलेय और ए विलेय के बीच ये कोई फोर्स है, बॉन्डिंग है, उसको हम किससे दिखा रहे हैं, ए बॉन्ड ए, यानी रासायनिक कुछ इंट्रैक्शन है, उसको हम ए से दिखा रहे हैं। और जो विलायक है उसके अणुओं के बीच जो बंधन है वो बी और बी के बीच है, ये है। ठीक है, यानी इस बंधन को हम समझाने के लिए दिखा रहे हैं, बॉन्ड है। और जो नया बनेगा ए और बी, ये बॉन्डिंग नया होगा विलयन के बीच, यानी ये बी के बीच का फोर्स है, ए के बीच का फोर्स है, और ये न्यू फोर्स है, यानी नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या बॉन्डिंग कह लीजिए, ए और बी का बैलेंस करने के लिए हम 2 कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, रसायन में बैलेंस करने का महत्व होता है, इसलिए मैंने बैलेंस करने के हिसाब से 2 कर दिया। अब समझना क्या है कि मान लीजिए पानी है, सॉरी यहाँ पर पानी को हम विलायक लेंगे और एथिल अल्कोहल को हम ये लेंगे, ए के बीच का हम मान लीजिए एथिल अल्कोहल है, एक बार हम एथिल को ले लेंगे, एक बार नाइट्रिक एसिड ले लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए क्या है, एथिल अल्कोहल है और दूसरा एथिल अल्कोहल है। ये दोनों एथिल अल्कोहल आपस में किस फोर्स से जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से ये जुड़े रहते हैं, यानी इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लीजिए कुछ ये है। पानी के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। अब ये पानी और अल्कोहल दोनों मिलके एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएंगे, पानी और एथिल अल्कोहल का। तो आप ऑर्गेनिक में इसको पढ़ेंगे, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये न्यू तरह का है, ये नया है, न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये देखना है कि जो ए का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बी का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जो नया ए और बी के बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो इन दोनों की तुलना में मजबूत है कि कमज़ोर है। क्या है बोल रहा हूँ मैं, कमज़ोर है कि मजबूत है। यदि पहला कंडीशन, यदि जो नया ए और बी का बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं आकर्षण बल, ए और बी के बीच का आकर्षण बल, यहाँ पर आकर्षण बल दोनों ही ए या बी से कमज़ोर हो, क्या हो, कमज़ोर हो, ए अथवा बी और बी के बीच के बॉन्डिंग से क्या हो, इसका बॉन्डिंग क्या हो, कमज़ोर हो। तो इसको हम थोड़ा समझाने के पर्पज़ से ढीला बना रहे हैं। कमज़ोर है तो थोड़ा बड़ा बनेगा, और बड़ा वाला क्या होता है, कमज़ोर। इनकी तुलना और इसकी तुलना में इसका जो बॉन्डिंग है न्यू वाला वो कमज़ोर है। तब
ये कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा? धनात्मक। कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा? ये धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन। कैसा विचलन? धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, डेविएशन शो करेगा, आदर्श से कैसा शो करेगा? धनात्मक विचलन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि यदि नया जो ए और बी के बीच का बॉन्डिंग है वो बहुत मजबूत है। क्या है? मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। आकर्षण बल क्या है? आकर्षण बल स्ट्रॉन्ग है। किसकी तुलना में? ए और ए की तुलना में, या बी और बी की तुलना में। ये जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए के बीच और बी के बीच से क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तब क्या होगा? तो ये जो शो करेगा वो ऋणात्मक विचलन शो करेगा। कैसा? ऋणात्मक विचलन, नेगेटिव डेविएशन प्रदर्शित करेगा। यानी दो कंडीशन हो सकता है, यदि कमज़ोर है तो धनात्मक, मजबूत है तो ऋणात्मक। यदि तीसरा कंडीशन ये है, आदर्श होता तो क्या होता? यदि ए और बी का जो आकर्षण है वो बराबर होता ए या बी और बी के बीच का, ठीक है ना, बी और बी के बीच का, तब ये क्या होता? आदर्श होता, आदर्श विलयन। लेकिन ये आदर्श तो है नहीं, तो आदर्श नहीं है तो ये तो या तो कमज़ोर होगा या तो मजबूत होगा। कमज़ोर होगा तो धनात्मक और मजबूत होगा आकर्षण बल तो ऋणात्मक। ठीक है ना। ये कारण है इसके मॉलिक्यूलर लेवल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यू अट्रैक्शन वीकर, पॉजिटिव डेविएशन, न्यू अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, देन निगेटिव डेविएशन। यानी जब ये पावरफुल अट्रैक्ट कर लेगा तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। जब नया आकर्षण कमज़ोर रहेगा तो जल्दी से वाष्प बनेगा तो वाष्प दाब ज़्यादा बनेगा, तो वो धनात्मक विचलन। तो जो आरेख डायग्राम आप खींचेंगे किसके किसके बीच, आदर्श से तुलना करेंगे तो जो लाइन डायग्राम जो ग्राफ जाएगा धनात्मक वाले में ऊपर से जाएगा और ऋणात्मक वाले में नीचे से जाएगा, कुछ यूँ जाएगा। इस तरह से यदि हम तुलना करें आदर्श वाले से, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये आदर्श का है, इधर क्या है, देखिए ये है मोल प्रभाज, इधर लिखते हैं मोल प्रभाज या अंश, इधर लिखते हैं वेपर डेंसिटी यानी वाष्प दाब, वेपर डेंसिटी नहीं वाष्प दाब, वेपर प्रेशर वाष्प दाब इधर है, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए ये x1 बराबर 0 और x1 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर जा रहा है तो ये किसके लिए है? वेपर प्रेशर P1 के लिए, तो किसके बराबर होता है? P0 x1 के। और इसका x1 का मान 0 से लेकर कहाँ तक बढ़ेगा? 1 तक, तो इसका मान जो हो जाएगा P0 तक अधिकतम होगा। और दूसरा है मान लीजिए कंपोनेंट P2, तो जो ऐसे है, ठीक है। ये है x2 बराबर 0, ये x2 यहाँ थोड़ा मिटाना पड़ेगा समझने के लिए, समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा। तो ये x2 का मान कितना है? 0, यहाँ पर x2 का मान कितना अधिकतम होगा? 1। तो ये लाइन किसके लिए है? P2 के लिए। तो P0 x2 यानी जो आंशिक दाब है वो किसके बराबर होता है भाई? x1 के। जब हम उसको वेपर प्रेशर शुद्ध रूप में मल्टीप्लाई करते हैं तब बराबर होता है। ये P1 के लिए। P2 के लिए क्या हो जाएगा? P2 नॉट x2, ठीक है। ये कंपोनेंट 1 के लिए, कंपोनेंट 2 के लिए, ठीक है। अब इन दोनों में जो 1 वाला है कंपोनेंट, उसका वाष्प दाब अधिक होता है यानी ज़्यादा वोलेटाइल है, तो टोटल जो होगा इनका वेपर प्रेशर इनके योग के बराबर होता है। P टोटल बराबर क्या होता है? P1 प्लस P2, यानी PT बराबर होता है P1 प्लस P2। और P1 P2 का मान यहाँ इस समीकरण 3 में रख देंगे तो आप डाल्टन के आंशिक दाब का जो नियम है ना कि सभी आंशिक दाब का योगफल कुल दाब के बराबर होता है, आप डाल्टन ला लगाकर इसको बता सकते हैं, ठीक है।
तो ये है आदर्श के लिए, मैं ग्राफ बता रहा था। अब मैं डेविएशन बता रहा हूँ। तो एक लाइन ये है भाई आदर्श वाला, एक लाइन ये है, और टोटल वाला ये है। अब यदि डेविएशन धनात्मक है तो क्या ग्राफ होगा, ऋणात्मक है तो क्या ग्राफ होगा। तो थोड़ा सा इसको देखिए, यदि ऐसे बनाएंगे, इसी में मैं बना दूं कलर बदल कर, तो धनात्मक वाले में देखिएगा, धनात्मक वाले में किताब पर आप डायग्राम देखेंगे तो कुछ ऐसे देखेंगे आप कि ये ऊपर ऊपर लाइन जाएगा, ठीक है, ये वाला धनात्मक के लिए है, ये वाला धनात्मक के लिए, ये वाला, तीनों में ऊपर ऊपर से ग्राफ जाएगा, मानी वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कमज़ोर है, तो जल्दी से ही टूट जाएगा, तो वेपर जल्दी बनेगा, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। और ऋणात्मक के लिए क्या होगा, जितने भी है सबका क्या होगा, नीचे से बन जाएगा। ऋणात्मक में क्या होगा, नीचे नीचे हो जाएगा, ऋणात्मक मतलब निगेटिव नीचे से जाएगा, ठीक है। ये P1 के लिए, ये P2 के लिए, ये P टोटल के लिए, ठीक है ना। तो ये ऋणात्मक में क्या होगा, नीचे से, धनात्मक में ऊपर से, आदर्श में सीधे सीधे, ठीक है। ग्राफिकल द्वारा आप एक बार डायग्राम देख लेंगे तो ये कंसेप्ट वहाँ पर समझ सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया भाई आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, और आदर्श विलयन से विचलन क्यों होता है, उसका कारण कि जब नया आकर्षण बल कमज़ोर है या मजबूत हुआ है, तुलना किससे करेंगे, उसके विलय और विलायक से तुलना करेंगे। दोनों से तुलना करने पर कमज़ोर है तब धनात्मक, और दोनों से तुलना करने पर मजबूत है, बॉन्ड प्रबल हो गया, तब ऋणात्मक, ठीक है। तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन जो होते हैं वो एक तरह का मिश्रण बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, तो जिसको हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसमें, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, कौन बनाएंगे, अनादर्श विलयन बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर स्थिर क्वथनांकी मिश्रण मिलते हैं।